वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के सॉल्व मॉडल पेपर के बारे में, और आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों के दर्शन करवाऊंगा, ऐसे ऐसे प्रश्नों को दिखाने का प्रयास और उनके उत्तर को बताने का प्रयास रहेगा इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। अर्थात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पढ़ाई एकदम से करवाने का प्रयास है ये मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने संपूर्ण सिलेबस के बारे में जान सकेंगे। चलिए हम जानते हैं कि आखिरकार बीए थर्ड सेमेस्टर 2023 की परीक्षाओं में इकोनॉमिक सब्जेक्ट से कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, और आपके पेपर का क्या नाम है, आर्थिक विचारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। तो इससे बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लिखित मॉडल पेपर होगा ये आपका, ओके। और एक प्रकार से यही प्रश्न आपके लिखित वाले जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अधिकतर विश्वविद्यालय में लिखित होने वाले हैं, कुछ में ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर एक मॉडल पेपर मैंने दे दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एक मॉडल पेपर मैं और देने वाला हूं अभी ऑब्जेक्टिव के, तो आप लोग सभी लोग जो है तैयार हो जाइए ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर के लिए। लाइव क्लास होगी उसकी रात की 8 बजे से, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर के लिए तैयार हो जाइएगा, ओके। ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए मैं प्रारंभ करते हैं आखिरकार बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में इकोनॉमिक सब्जेक्ट से कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं आपकी परीक्षा में। आपको बता दूं, जब आपकी परीक्षा लिखित होती है तो आपकी परीक्षा में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप होता है अति लघुत्तरीय टाइप का, ठीक है, जो खंड आ में पूछे जाते हैं। दूसरा टाइप होता है आपका लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न, जो कि आपके खंड बा में पूछे जाते हैं। तीसरा टाइप होता है आपका जो है मतलब कि दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न, यानी जिसको आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कहते हैं या अंग्रेजी में लॉन्ग आंसर बोलते हैं। उसको एक प्रकार से आपको खंड सा में आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपका कुछ पेपर पैटर्न होता है। पेपर पैटर्न की बात की है तो आपको खंड आ से 10 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, 10 के 10 प्रश्न आपको करने होते हैं लघुत्तरीय टाइप के, ठीक है। 50 शब्दों में आपको प्रश्न के उत्तर देना होता है। अलग अलग विश्वविद्यालयों का पेपर पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन यही 3 तरीके के लिखित परीक्षा में आपके प्रश्न बनते हैं, या तो अति लघुत्तरीय बनेंगे, या तो लघुत्तरीय, या तो दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। और लघुत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और अति लघुत्तरीय, इन्हीं 3 पैटर्न पर प्रश्न होंगे, लेकिन निर्देश हो सकता है अलग अलग आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से दिए जाए। अधिकतर विश्वविद्यालयों का पैटर्न यही रहा जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होइएगा। इस पैटर्न के माध्यम से 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न, 8 लघुत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ेगा, जिसमें में से आपको 10 के 10 अति लघुत्तरीय करने हैं, ठीक है। और 5 लघुत्तरीय प्रश्नों को करना होगा और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करने के लिए आपको 500 शब्द सीमा दी जाती, 500 शब्दों की, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्नों को करने के लिए 200 शब्द सीमा दी जाती, 200 शब्दों में आप उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और अति लघुत्तरीय के लिए 50 शब्द सीमा दी जाती है, ओके। चले, पहला प्रश्न आप देख सकते हो, कौटिल्य का मूल्यांकन कीजिए। कौटिल्य का आप लोगों ने नाम सुना होगा कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य का क्या नाम है भाई? कौटिल्य का वैसे तो नाम है कौटिल्य, लेकिन उनका नाम एक प्रकार से विष्णुगुप्त था, ये आप सभी लोग जानते हैं। इनको चाणक्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक प्रकार से ये महामंत्री के पद पर थे, आप ध्यान रखेंगे, ओके। और नीति का उपदेश दिया करते थे। इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो बड़ी फेमस है। उसी में खास करके इकोनॉमिक्स के संबंधित नियम भी कुछ आपको दिए गए हैं। जैसा कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें केवल इकोनॉमिक्स से संबंधित बातें नहीं बताई गई हैं, वो हालांकि नीति की पुस्तक है, अर्थात उसमें राज्य चलाने के लिए जो तमाम सारे कायदे नियम होते हैं उन सभी के बारे में मेंशन किया गया है कौटिल्य महोदय के द्वारा। आपको बता दूं कि वो मुख्य रूप से जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, अगर पूछा जाए किसकी पुस्तक है, तो मुख्य रूप से वो राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है, ठीक है। उसमें राजनीति से जुड़े हुए तमाम सारे तथ्यों पर एक प्रकार से प्रकाश डाला गया है। लेकिन कौटिल्य ने, चूंकि राज्य को चलाने के लिए केवल राजनीति की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इकोनॉमिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए इकोनॉमिक्स से संबंधित विचार भी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दिए हैं। चैप्टर नंबर 1 में मैंने विस्तार से समझाया है, आप लोग देख लीजिएगा चैप्टर 1, ठीक है। उसमें हमने कौटिल्य के बारे में हर एक चीज़ों के बारे में समझाने का प्रयास किया है, आप आसानी समझ सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध साम्राज्य का सम्राट है, ठीक है। ये बनता है चूँकि घनानंद शासन कर रहा होता है, धनानंद, तो धनानंद को कहीं ना कहीं पे कौटिल्य से थोड़ा वार्तालाप होती है। कौटिल्य को थोड़ा सा एक प्रकार से हीन भावना से गलत तरीके से कुछ शब्द बोलता है और वहाँ से राज दरबार से निकाल देता है। तो कौटिल्य ने प्रण कर लिया कि अब जो है तुमको मिटा करके ही छोड़ेंगे, और एक प्रकार से ब्राह्मण के द्वारा लिया गया प्रण जो था वो मिटा करके छोड़ा। धनानंद जैसे विशाल सम्राट मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा हुआ था, उसको एक प्रकार से तख्ता उलट कर दिया उसका, और एक बच्चे को चंद्रगुप्त मौर्य को उठाया और सिंहासन पर बैठा दिया। इस प्रकार के महान विभूति चंद्रगुप्त मतलब कि चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य महाराज। कौटिल्य के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य की एक प्रकार से चाहे शस्त्र विद्या हो चाहे ज्ञान की बातें हो, कौटिल्य ने ही दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। और एक अखंड भारत के स्वरूप का निर्माण करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रही है वो कौटिल्य महोदय की ही रही है, आप सभी को पता होगा। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी बात की जाए तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में अगर आप सभी को पता होगा तो ये 15 अध्यायों में बटा हुआ है। और इसमें खास करके आप देखते हैं राज्य के शासन से संबंधित बातें हैं, उद्योगों के प्रबंध के बारे में, भूमि सुधार के बारे में, व्यापार कैसे हो रहा होगा, सेना कैसी रखी जानी चाहिए, विदेश नीति क्या होनी चाहिए, करारोपण कैसे करना है, श्रमिक गण कैसे कैसे होंगे, इन सभी के संचालन के लिए कौटिल्य ने अपने अपने विचार दिए हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपसे कह रहा कौटिल्य के विचारों का या कौटिल्य के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, अर्थशास्त्र एक विशाल शास्त्र है और वार्ता उसका छोटा सा भाग है। अर्थनीति दंड नीति का ही एक अंग है, ये जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है। दूसरी बात ये, इसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं। दूसरी बात, जो कौटिल्य का दृष्टिकोण है वो व्यवहारिक है, वे सिद्धांतों के विवेचन में नहीं पड़ते हैं। वाणिज्यवाद के समान उन्होंने क्या किया है, नीति का ही वर्णन किया है। किसने? कौटिल्य ने। तीसरी बात यह है कि कौटिल्य ने नैतिकता और भावुकता को राज्य और अर्थ के संचालन से अलग रखा है। ठीक है, और इस विषय में खास करके मैकियावेली से चाणक्य की तुलना भी की जा सकती है। ठीक है, लेकिन कौटिल्य अद्वितीय हैं, कौटिल्य की तुलना ही किसी से नहीं की जा सकती, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कौटिल्य के समान कोई दूसरा नहीं हुआ, चाहे विदेशों में चाहे भारत में। ठीक है, चौथी बात ये, आप इनका मूल्यांकन इस आधार पर कर सकते हो कि कौटिल्य ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बातें बताई जिसमें राज्य का अधिक से अधिक योगदान हो। व्यवस्था एक प्रकार से आप देखते हैं ऐसी व्यवस्था हो जो कि एक प्रकार से किस पर हो, राज्य पर आधारित हो, मतलब अधिकांश उद्योग धंधों पर राज्य का आधिपत्य हो, राज्य व्यापार करे, खेती कराए, पशुपालन करे, ऐसा उनका आदेश है कौटिल्य का। परंतु मुक्त व्यापार भी चलता रहे साथ साथ। तो कौटिल्य ने कठोर नियंत्रण आवश्यक बताया है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। पांचवी, इसका मूल्यांकन इस आधार पर हम कर सकते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र का कि योजनाबद्ध उत्पादन की बात करते हैं कौटिल्य महोदय। ठीक है, जिससे क्या होता है कि निर्विवाद ये बात सिद्ध हो जाती है कि मुक्त अर्थव्यवस्था के पक्ष में ये नहीं थे। ठीक है, यानी योजनाबद्ध उत्पादन की बात करे हैं कौटिल्य ने। छठवीं बात ये है कौटिल्य की कि कौटिल्य ने क्रांतिकारी विचार रखा है। ठीक है, और इस अर्थ में उनको प्रथम पुरुषार्थ भी कहा गया है। और उन्होंने एक प्रकार से तमाम से अर्थ को एक प्रकार से इन्होंने प्रथम पुरुषार्थ बताया है। और जो भी और पुरुषार्थ, चूँकि पुरुषार्थ 4 होते थे, पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो अर्थ को कौटिल्य महोदय ने सबसे एक प्रकार से बड़ा जो है पुरुषार्थ माना है, प्रथम पुरुषार्थ माना है अर्थ को। ठीक है, तो महाभारत में वेद व्यास ने भी धर्म को प्रधान आदर्श माना है। तो कौटिल्य कुल मिलाकर के व्यवहारिक और वास्तविकतावादी विचारक माने जाते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सातवीं मूल्यांकन इनका सातवां इस प्रकार से कर सकते हैं कि इनका अर्थशास्त्र जो है वो राज्यों को शक्तिशाली बनाने का एक साधन है। और आप देखते हैं कि ये एक प्रकार से राज्य के बारे में ही नहीं, मतलब विदेश नीतियों के बारे में भी अपने अर्थशास्त्र में बताते हैं। तो इस प्रकार से इनका मूल्यांकन हो गया। निश्चित तौर पर आपके समझ में आई होंगी बातें, तो ये सब लिख देंगे तो हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, अगला प्रश्न क्या है? फिशर के किन्हीं 5 रचनाओं के नाम लिखिए। फिशर के किन्हीं 5 रचनाओं के नाम आपसे पूछ रहा है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। फिशर कौन है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। फिशर के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि फिशर के क्या बताना है आपको? फिशर के किन्हीं 5 रचनाओं के नाम आपको बताना है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे फिशर महोदय के बारे में। फिशर कौन थे? ठीक है, बताएं सभी लोग। इनका नाम है मुख्य रूप से इरविंग फिशर, पूर्ण नाम है। ठीक है, फिशर का। और फिशर के क्या किसके बारे में पूछ रहा है? फिशर के किन्हीं 5 रचनाओं के नाम आपसे पूछ रहा है। और फिशर की कई सारी रचनाएं हैं वैसे महत्वपूर्ण, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। फिशर महोदय का जन्म हुआ था 1867 ईस्वी में। 1947 में मृत्यु हो जाती है इरविंग फिशर की। ठीक है, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं फिशर, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, और इन्होंने येल विश्वविद्यालय से एक प्रकार से जो है वहाँ के प्रोफेसर रहे हैं। कौन से विश्वविद्यालय के? येल विश्वविद्यालय है ये, अमेरिका में ही वहाँ के प्रोफेसर थे। इरविंग फिशर का एक प्रकार से आधुनिक युग के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में नाम इनका गिना जाता है। और इन्होंने नवीन विचार भी दिए हैं अर्थशास्त्र को लेकर के, और कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें पहली पुस्तक आप लिख सकते हो भाई। क्या पुस्तक लिख सकते हो? फटाफट से एक बार ध्यान रखेंगे, पुस्तक का नाम क्या लिखना है आपको। देखें, पहली पुस्तक आप लिखोगे, पहली पुस्तक इनकी कौन सी है? 1892 में इन्होंने पहली पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है, क्या नाम है भैया? मैथमेटिकल इन्वेस्टिगेशन इन द थियरी ऑफ वैल्यू ऑफ जो है प्राइजेस। तो इन्होंने 1892 में इस पुस्तक को लिखा। कौन सी पुस्तक है? मैथमेटिकल इन्वेस्टिगेशन इन द थियरी ऑफ वैल्यू एंड प्राइसेस। ठीक है, यानी मूल्य
और एक प्रकार से प्राइस यानी कि जो प्राइस होती है या मूल्य होता है उसके बारे में इनकी पुस्तक है, 1892 में प्रकाशित हुई। दूसरी पुस्तक इनकी है, उसका नाम है द नेचर ऑफ कैपिटल एंड इनकम। द नेचर ऑफ कैपिटल एंड इनकम, यह भी पुस्तक किसकी है? इरविंग फिशर की है। 1906 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। दूसरी पुस्तक है सबसे महत्वपूर्ण इनकी। तीसरी पुस्तक जो इनकी है वो कौन सी भाई? द रेट ऑफ इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी बड़ी धाकड़ पुस्तक है। 1907 में अर्थात 1907 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ इस पुस्तक का। इनकी चौथी पुस्तक का नाम है भैया इरविंग फिशर के, उस पुस्तक का नाम क्या है? एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 1912 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ठीक, कौन सी पुस्तक है? एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर। और जो पांचवी पुस्तक है इरविंग फिशर की वो कौन सी है? पांचवी पुस्तक है भाई, पांचवी पुस्तक है इनकी स्टेबलिंग द डॉलर। 1920 में प्रकाशन हुआ। छठवीं पुस्तक भी लिख लीजिए अगर ध्यान रहे आपको तो, द थियरी ऑफ इंटरेस्ट। द थियरी ऑफ इंटरेस्ट बड़ी धाकड़ पुस्तक है, 1930 में प्रकाशन हुआ इसका। सातवीं पुस्तक भी लिख लीजिएगा, जो भी आपको ध्यान रहे तो 3-4 पुस्तकों का नाम आप ध्यान रखिएगा। अगली पुस्तक है द मनी इन जो है इल्यूजन। द मनी इल्यूजन 1931 में लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा जो आठवीं पुस्तक है इनकी वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पुस्तक इन्होंने लिखी है 1933 में, 1933 में। तो इस प्रकार से इनकी मुख्य रूप से 8 पुस्तकें हैं। और फिशर का अर्थशास्त्र जो है, जो कीन्स महोदय थे उनके समान मौद्रिक अर्थशास्त्र भी कहा जा सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इन्होंने मुद्रा मात्रा सिद्धांत का पुनर्गठन भी किया है। किसने? कीन्स मतलब इरविंग फिशर ने। ब्याज के सिद्धांत पर भी इन्होंने विचार दिया है इरविंग फिशर ने। मौद्रिक सुधार संबंधी विचार भी इन्होंने दिया है। और कुल मिलाकर के फिशर के कई सारे विचार हैं। अर्थशास्त्र में फिशर का योगदान बड़ा महत्व है। मुद्रा शास्त्र के विद्वानों में उनका स्थान अग्रगण्य माना जाता है और उनके कुछ विचार अभी भी प्रचलित हैं और लोकप्रिय भी हैं। अर्थशास्त्र में गणित के कई महत्वपूर्ण प्रयोग अभी तक भी स्वीकृत हैं इनके द्वारा दिए गए, फिशर के। तो एक प्रकार से फिशर के द्वारा कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी। फिशर बड़े एक प्रकार से विद्वान हैं, माने जाते हैं, अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। क्लियर बात? तो एक प्रकार से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, तीसरा नंबर प्रश्न है, डेविड रिकार्डो का मजदूरी सिद्धांत क्या है? डेविड रिकार्डो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा फेमस विद्वान है डेविड रिकार्डो। ठीक है, फेमस विद्वान है डेविड रिकार्डो। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा डेविड रिकार्डो का। ठीक है, डेविड रिकार्डो का नाम आप लोगों ने सुना है तो फटाफट से बताएं। डेविड रिकार्डो के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। किसके बारे में? डेविड रिकार्डो के बारे में। किसके बारे में? रिकार्डो, डेविड रिकार्डो के बारे में। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। डेविड रिकार्डो के बारे में जो भी आप जानते हो फटाफट से लिखने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करेंगे। ओके, डेविड रिकार्डो के बारे में बताऊं अगर तो इनका जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1823 ईस्वी में डेविड रिकार्डो की। एडम स्मिथ की परंपरा में एक प्रकार से इनका नाम गिना जाता है। डेविड रिकार्डो का सबसे महत्वपूर्ण नाम है इनका। और ख़ास करके आप देखते हैं रिकार्डो को सबसे अधिक विरोध का सामना भी करना पड़ा है। रिकार्डो ने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को बहुत आगे बढ़ाया और उनमें योगदान भी दिया है और आज भी इनका महत्व है डेविड रिकार्डो का। ऐसी बात नहीं कि आज इनका महत्व नहीं है। और ख़ास करके रिकार्डो पर एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं उनका बहुत अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, जेरमी बेंथम और जेस मिल ने भी इनको दार्शनिक रूप से प्रभावित किया है कहीं ना कहीं पे डेविड रिकार्डो को। तो जेरमी बेंथम भी एक इकोनॉमिस्ट हैं, जेस मिल भी इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, और एक प्रकार से विद्वान है ये लोग, दार्शनिक विचारधारा से प्रेरित हैं। जेरमी बेंथम हो गए या फिर जेस मिल हो गए, पॉलिटिकल साइंस में भी इनके योगदान है। ठीक है, और ये एक प्रकार से विचारक कहे जा सकते हैं। जेम्स मिल हो गए या जेएस मिल हो गए, जेरमी बेंथम हो गए, तो ये लोग एक प्रकार से दार्शनिक हैं। इनकी दार्शनिक विचारधारा आप सभी को पता ही होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इन्होंने दार्शनिक विचारधारा भी दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिकार्डो के आर्थिक विचारों की अगर बात की है तो कई सारे रिकार्डो का लगान सिद्धांत है। ठीक है, रिकार्डो ने कई प्रकार के सिद्धांतों का एक प्रकार से विवरण दिया है। रिकार्डो का लगान का सिद्धांत बड़ा फेमस हुआ है। रिकार्डो का एक मजदूरी का सिद्धांत भी है और उसी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो जानते हैं आखिरकार रिकार्डो का जो एक प्रकार से ये सिद्धांत है वो कैसा सिद्धांत है, मतलब इसके बारे में क्या क्या बातें इन्होंने बताई है जो है मजदूरी के सिद्धांत को लेकर के। तो रिकार्डो की अगर बात की जाए भाई, रिकार्डो महोदय की, तो इनका मजदूरी सिद्धांत जो है बड़ा फेमस सिद्धांत है और मजदूरी सिद्धांत विख्यात है, कुख्यात है और जीवन निर्वाह का सिद्धांत माना जाता है इसको द सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ जो है बेस कहा जाता है। खास करके मतलब जीवन निर्वाह का सिद्धांत कहा जाता है रिकार्डो के मजदूरी सिद्धांत को। और इस सिद्धांत का चिंतन एडम स्मिथ ने किया और माल्थस ने इसे मान्यता दी थी, परंतु इसे व्यवस्थित रूप देने का जो काम किया मजदूरी के सिद्धांत को रिकार्डो महोदय ने किया है, डेविड रिकार्डो ने किया है।
ठीक है, क्लियर बात। 1815 ईस्वी में टोरेंस ने दिया था एक प्रकार से व्यवस्थित रूप इसको 1815 ईस्वी में, और रिकार्डो ने इसको मान्यता दी। रिकार्डो ने इसको एक प्रकार से और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे टोरेंस ने कहा था कि श्रम एक वस्तु है, उसका एक प्राकृतिक तथा बाजार मूल्य होता है। श्रम का प्राकृतिक मूल्य आवश्यकताओं और सुविधाओं के बराबर होता है, और यही विश्लेषण रिकार्डो ने स्वीकार किया। और रिकार्डो ने कहा कि मजदूरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार की? इन्होंने सिद्धांत बताया कि मजदूरी दो प्रकार की होती है। पहली मजदूरी जो है उसका मतलब होता है बाजार दर यानी मार्केट प्राइस पर, और दूसरी जो मजदूरी होती है वो प्राकृतिक दर पर यानी नेचुरल प्राइस होती है। तो जो बाजार दर होती है, बाजार दर मतलब क्या होता है? यह मतलब बाजार दर वह राशि होती है जिस पर श्रम का विनिमय होता है। श्रम का विनिमय मतलब आदान प्रदान, और यह श्रम की प्रचलित दर होती है जो मजदूरों को दी जाती है। यह दर मांग और पूर्ति की मात्रा द्वारा निर्धारित की जाती है। प्राकृतिक दर अगर बात की जाए तो मजदूरी की प्राकृतिक दर उस मूल्य के बराबरी की होती है जो मजदूर और उसके परिवार के जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त मानी जाती है। और रिकार्डो इस संबंध में कहते हैं कि श्रम की प्राकृतिक कीमत वह कीमत होती है जिसके द्वारा एक दूसरे के साथ जीवन निर्वाह कर सके और संतति मतलब की वृद्धि कर सके, ताकि जनसंख्या में कमी या वृद्धि ना हो। अर्थात प्राकृतिक दर क्या है? जिससे पूरे एक प्रकार से परिवार का पेट पालन हो सके, ऐसी मजदूरी। एक बाजार दर क्या होती है? बाजार दर एक ऐसी मजदूरी है जिसमें एक प्रकार से बाजार के द्वारा फिक्स किया था कि 300 रुपये दिहाड़ी है, 400 रुपये दिहाड़ी है, तो ये चीज़ हो गई। तो परिभाषा आप देखते हैं एक प्रकार से अंतिम शब्द महत्वपूर्ण ये है इसमें, खास करके मजदूरी के सिद्धांत में, कि जनसंख्या स्थिर रहे। यदि जनसंख्या बढ़ जाती है तो मजदूरी की दर कम हो जाएगी। अगर आप देखते हैं इससे श्रम की मात्रा कम होगी, प्राकृतिक दर के बराबर मजदूरी आ जाएगी, और यह माल्थस का प्रभाव है। और मतलब ये मतलब है इसका कि मजदूरी की स्वाभाविक दर उन आवश्यकताओं और सुविधाओं का मूल्य है जो मजदूर के परिवार के जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी है। बाजार दर दीर्घकाल तक प्रकृति दर से कम या अधिक नहीं हो सकती। यदि बाजार दर अधिक हो जाती है तो जनसंख्या बढ़ने से श्रम की कीमत फिर से घट जाएगी, प्राकृतिक दर के बराबर हो जाएगी। इसके विपरीत यदि बाजार दर प्राकृतिक दर से घट जाती है तो जनसंख्या भूखों मरेगी, पूर्ति घटने से फिर प्राकृतिक दर स्थापित हो जाएगी। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें रिकार्डो का मजदूरी सिद्धांत कहता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रिकार्डो के मजदूरी सिद्धांत की बात की है तो इसकी आलोचना भी लोगों ने करी है, विद्वानों ने, और आलोचना में खास करके आप देखते हैं तीव्र आलोचना का विषय रहा इनका सिद्धांत। चूँकि अर्थशास्त्र को निराशाजनक विज्ञान या अर्थपिशाच का उपदेश आदि दुर्नाम प्राप्त हुए इसके द्वारा। और आप देखते हैं निष्कर्ष ये है कि मजदूरों को भोजन आदि से अधिक पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर मजदूरी रिकार्डो का या डेविड रिकार्डो का ये सिद्धांत देखा जाए तो मतलब मजदूरी बस केवल इसलिए की जाए ताकि उसका पेट पालन हो जाए, वो कुछ इनकम ना कर पाए, वो एक प्रकार से कभी अमीर ना बन पाए मजदूर। तो इस प्रकार से जो है बहुत ज़्यादा जो है आलोचना का सामना करना पड़ा किसको? रिकार्डो को। और विद्वानों ने कहा कि मजदूरों को भोजन आदि से अधिक पाने की आशा नहीं करनी चाहिए, अतः उनका भविष्य सदा ही अंधकारमय है। तर्क के आधार पर विद्वानों ने तमाम सारी त्रुटियां निकाली इस सिद्धांत की। पहली त्रुटि ये बताई गई कि मजदूरी के साथ श्रम पूर्ति के घटने बढ़ने की गलत मान्यता दी गई है इनके द्वारा। दूसरी बात, अंतर विरोध हुआ, चूँकि रिकार्डो ने अपने सिद्धांत का स्वयं विरोध कर दिया है, क्योंकि इसे उन्होंने आदतों और रिवाजों पर निर्भर मान लिया है। जीवन स्तर कोई वस्तु नहीं है, वरन वह बदलता रहता है। जीवन उसमें बढ़ने की सहज प्रवृत्ति होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्राकृतिक दर कोई स्थिर वस्तु नहीं होती है। मारिस डॉप कहते हैं कि चूंकि आदतें बदलती रहती हैं इसलिए यह सिद्धांत केवल सीमित काल में ही लागू किया जा सकता है जिसमें आदतें एवं परंपराएं स्थिर रहती हों। जबकि मनुष्य की आदतें, चाहे जनसंख्या की बात करें चाहे उसके जो है इच्छाओं की बात की जाए, तो हमेशा बदलती रहती है। चूँकि मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है, लगातार उसकी इच्छाएँ परिवर्तित होती रहती हैं। चूँकि मनुष्य भी परिवर्तनशील है, मनुष्य के विचार भी, मनुष्य के संबंध भी, समाज भी परिवर्तनशील है। तो कुल मिलाकर के परिवर्तनशील चीज़ों में खास करके सारी चीज़ें परिवर्तित हैं। तो कुल मिलाकर के एक स्थिर चीज़, जनसंख्या को स्थिर मान करके सिद्धांत को देना, ये भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आलोचना का शिकार हुआ। और एक प्रकार से विद्वानों ने कहा कि यह अपूर्ण सिद्धांत है। चूँकि आप देखेंगे क्योंकि केवल लागत को ही महत्व दिया गया है डेविड के एक प्रकार से मजदूरी सिद्धांत में, उन्होंने उत्पादकता को ध्यान नहीं दिया, प्रोडक्टिविटी पर ध्यान नहीं दिया है, बस केवल लागत को ध्यान दिया है। तो एक प्रकार से इसको भी एक प्रकार से लोगों ने कहा कि ये अपूर्णता है इनके सिद्धांत में। चौथी बात ये कही कि इतिहास द्वारा गलत प्रमाणित इन्होंने किया है। सबसे बढ़िया बात यही रही इसकी कि इतिहास ने इसे असिद्ध किया है।
मजदूरी दर तथा वास्तविक दर सभी उन्नतिशील देशों में बढ़ रही हैं। श्रमिक संघों, सामूहिक सौदों आदि के प्रभाव से मजदूरी बढ़ी है। यह तथ्य रिकार्डो की सबसे बड़ी आलोचना है। तो एक प्रकार से ये तमाम सारी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा इनका। अच्छा, इनका मजदूरी सिद्धांत है डेविड रिकार्डो का। इसके अलावा वितरण का सिद्धांत भी इनका है। रिकार्डो ने मूल्य का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि मूल्य दो कारणों से होता है। एक प्रकार से कई सारी चीज़ें, तो उनके कई सारे सिद्धांत हैं। रिकार्डो का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत भी रहा है, रिकार्डो का मुद्रा सिद्धांत भी रहा है, रिकार्डो का व्यापार का समर्थन भी इन्होंने किया है। तो एक प्रकार से करारोपण संबंधी विचार भी दिया है, मशीनरी पर भी अपने विचार को दिया है डेविड रिकार्डो। तो इस प्रकार से डेविड रिकार्डो ने स्वीकार किया है कि मशीनरी तथा श्रम सदैव प्रतिस्पर्धा में रहते हैं। मशीनरी के प्रयोग से उत्पन्न अतिरिक्त आय एवं बचत के अतिरिक्त उत्पादन सृजन में विनियोजित किया जाना चाहिए। और इस प्रकार से डेविड रिकार्डो की अगर बात की जाए तो ये बढ़िया अर्थशास्त्री माने जाते हैं, लेकिन फिर भी विद्वानों की आलोचना का सामना करना पड़ा किन्हीं किन्हीं मामलों में इनको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, एडम स्मिथ के श्रम विभाजन से आप क्या मतलब कि क्या लाभ है। एडम स्मिथ के क्या है भाई, श्रम विभाजन से क्या लाभ है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। एडम स्मिथ महोदय को आप सभी लोग जानते होंगे। एडम स्मिथ को कौन कौन जानता है, मतलब आप लोगों में से नहीं जानते, मतलब उनके बारे में कुछ जानते होंगे एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ कौन है, आप सभी को पता होगा। एडम स्मिथ जो हैं ये भाई अर्थशास्त्री, मतलब कि एक प्रकार से ये क्या बोले जाते हैं, जनक कहे जाते हैं अर्थशास्त्र के, खास करके एडम स्मिथ। 1723 ईस्वी में इनका जन्म होता है एडम स्मिथ का। 1790 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रतिष्ठित विचारधारा जो है रही है इनकी, और प्रतिष्ठित विचारधारा ब्रिटेन में ही प्रारंभ होती है, और ब्रिटेन के ही हैं ये एडम स्मिथ। ठीक है, और इनका एक प्रकार से 1776 ईस्वी एक प्रकार से मानी जाती है। इनके ग्रंथ एक आया एडम स्मिथ का, राष्ट्रों की संपत्ति, वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस बड़ी धाकड़ पुस्तक है इकोनॉमिक्स की विचारधारा को एक प्रकार से बढ़ाने की। तो राष्ट्रों की संपत्ति या वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक है एडम स्मिथ की, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न जरूर पूछेगा, एग्जाम्स में एक प्रश्न तैयार हो गया आपका। क्या कौन सा प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और वैसे एडम स्मिथ की बात की जाए तो राष्ट्रों की संपत्ति पुस्तक जो है इनकी, इसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो सिद्धांत हैं उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एडम स्मिथ के बारे में अगर बात की जाए तो इन पर जो है एडम स्मिथ पर तमाम सारे विद्वानों का प्रभाव भी रहा है, जैसे कि प्रोफेसर फ्रांसिस जो है हचेसन महोदय का प्रभाव रहा है, डेविड ह्यूम का प्रभाव रहा है, डॉक्टर वार्नार्ड मैंडेविल का प्रभाव रहा है, कैने और अन्य प्रकृतिवादी विचारक जो रहे उनका भी प्रभाव इन पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा और भी कुछ विचारक हैं जैसे कि जोसिया टकर हो गए, इनका भी प्रभाव इन पर रहा है। हैरिस हो गए, इनका भी कुछ प्रभाव आपको देख सकते हैं। वैसे एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और जो है अर्थशास्त्र का एक शुद्ध विज्ञान के रूप में, पॉजिटिव साइंस के रूप में इन्होंने एक प्रकार से बताया उसको। और ख़ास करके आप देखेंगे स्मिथ ने अर्थशास्त्र से अवैज्ञानिक तथ्यों को दूर किया, वैज्ञानिकता का समावेश अर्थशास्त्र में करने का प्रयास किया, परस्पर विरोधी विचारों में समन्वय स्थापित किया, प्रकृतिवादी और वाणिज्यवाद की विरोधी विचारधाराओं में एक प्रकार से जो सही था उसे अर्थशास्त्र में रखा गया। और इसी प्रकार ह्यूम, कैंटिलोन, विलियम पैटी, कैने आदि के विचारों को एक तर्क संगत आधार प्रदान करने का काम जिन्होंने किया उनका नाम है एडम स्मिथ। ठीक है, स्मिथ ने क्या किया कि अधिकांश आधुनिक सिद्धांतों का वर्णन किया है। आधुनिक सिद्धांतों का मूल हम उनके ग्रंथों में आप मतलब देखते हैं, पाते हैं। ठीक है, और उसकी व्याख्या भी ये एक प्रकार से खास करके नहीं कर सकें, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक प्रकार से काफ़ी हद तक वैज्ञानिकता का समावेश करने का प्रयास किया। इसमें समाजवादी आर्थिक सिद्धांतों के भी जनक माने जाते हैं। मूल्य का, श्रम का सिद्धांत सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया है, व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया उसको। बाद में रिकार्डो और कार्ल मार्क्स ने उसको विकसित करके समाजवाद का आधार बनाया। तो एक प्रकार से स्मिथ का प्रभाव अत्यंत व्यापक है, न केवल प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है ये, बल्कि बाद में अधिकांश अर्थशास्त्री स्मिथ के प्रभाव से मुक्त नहीं है। उनके विरोधी भी उनको महत्व देते हैं स्मिथ को। तो एक प्रकार से स्मिथ एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे एडम स्मिथ का विरोध भी हुआ है कहीं ना कहीं पे, और उनके विरोधी भी उनके विचारधारों से कहीं ना कहीं पे सहमत होते हैं। एडम स्मिथ के श्रम विभाजन के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो एडम स्मिथ के श्रम विभाजन के अगर बारे में बताऊँ तो इनका डिवीज़न ऑफ लेबर जो रहा है सिद्धांत, ये भी बड़ा फेमस सिद्धांत रहा है। एडम स्मिथ से पूर्व विचारक जो रहे हैं उन विचारकों में वाणिज्यवादियों और प्रकृतिवादी लोग जो है एक प्रकार से धातु यानी मनी और भूमि यानी लैंड को ही उत्पत्ति के लिए आवश्यक मानते हैं, आवश्यक साधन मानते हैं। और इसी कारण से वाणिज्यवादियों ने उपभोग एवं उत्पत्ति के नियंत्रण, अनुकूल व्यापार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया था।
जिससे कि अधिकतम मात्रा में देश जो है बहुमूल्य धातुएं सोना चांदी को एक प्रकार से इकट्ठा कर ले, वैभव संपन्न हो जाए। और इसी प्रकार से कृषि उद्योग को अधिक महत्व करने वाले प्रकृतिवादियों ने उन विचारों को प्रस्तुत किया जिनके द्वारा देश अधिकतम कृषि उत्पादन बढ़ा करके संपन्न बन सकता है। तो प्रकृतिवादी प्रसिद्ध विचारक डॉक्टर कोयने ने तो यहाँ तक कह दिया कि सभी प्रकार की संपत्तियाँ, चाहे वह व्यक्तिगत हों या राज्य की हों, कृषि की एकमात्र स्रोत होती हैं। एक प्रकार से इन सभी विचारों को देखने के बाद में, पढ़ने के बाद में एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन को कहा कि मात्र मनी यानी धातुओं को प्राप्त करने से, यानी कि सोना चांदी का खदान लगा लेने से या खेती कर लेने से जो राज्य होगा, जो समाज होगा, वो समृद्ध नहीं होगा। एडम स्मिथ ने कहा कि श्रम को अधिक महत्व प्रदान किया एडम स्मिथ ने, और इन्होंने कहा कि ना तो धातु ही और ना ही कृषि की ही संपत्ति का साधन है, वरन संपत्ति एक प्रकार से मतलब श्रम जो होता है, लेबर जो होता है, वो संपत्ति का साधन है। एडम स्मिथ ने यह भी बताया कि प्रत्येक राष्ट्र का वार्षिक श्रम का एक कोष होता है जो मौलिक रूप से उसे राष्ट्र को यानी कि सभी आवश्यकताओं तथा सुविधाओं की पूर्ति करता है जिन्हें वह वर्ष प्रयत्न उपभोग करता है, और उसमें या तो सदैव उसी श्रम का तत्कालिक या अन्य राष्ट्रों से उत्पादन से जो कुछ क्रय किया जाता है सम्मिलित करता है। तो इस प्रकार से एडम स्मिथ ने हमें एक नया वास्तविक सत्य बताया। स्मिथ के उपर्युक्त कथन से श्रम का महत्व स्पष्ट हो जाता है। जहाँ एक जो है प्रकार से कृषि की ओर कुछ विद्वान जा रहे थे, केवल खेती करना है, कुछ विद्वान अलग तरीके से एक प्रकार से सारी चीज़ों को बता रहे थे। उसमें उस बीच से कुछ खदानों के बारे में उन सभी विचारों का खंडन करते हुए, समन्वयवादी विचारधारा को अपनाते हुए एडम स्मिथ महोदय ने श्रम को महत्व दिया और इस प्रकार से श्रम का जो विभाजन किया उन्होंने। अच्छा, श्रम जो है एक प्रकार से दो निष्कर्ष एडम स्मिथ बताते हैं इन सभी चीज़ों को करने। सभी पहली बात इन्होंने कहा कि सभी श्रम उत्पादक होता है, उसे उत्पादक एवं अनुत्पादक वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, सभी श्रम उत्पादक होता है। दूसरी बात इन्होंने बताई कि सभी के सहयोग से उत्पादन होता है, किसी एक के सहयोग से नहीं होता है। ये बात भी एडम स्मिथ ने बताई, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, और वाणिज्यवादी और प्रकृतिवादी विचारकों के जो विचारक रहे, मतलब जो विचार रहे हैं, उन विचारों का खंडन किया और राष्ट्र के सभी वर्ग जो कार्य करते हैं उत्पादक होते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और चाहे श्रमिक हो, चाहे कृषक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कुछ भी हो, सभी श्रमिक है और सभी एक प्रकार से देश के लिए ही काम कर रहा है, ऐसा एडम स्मिथ का विचार रहा है। श्रम विभाजन से क्या पूछा गया कि क्या लाभ होते हैं, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो श्रम विभाजन से लाभ ये होता है कि उत्पादन में वृद्धि होती है। सबसे पहली बात, पहला लाभ क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या होती है श्रम विभाजन से कि कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। स्मिथ महोदय कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य को निरंतर करता है, लगातार करता है, तो वह भली भांति परिचित हो जाता है उस कार्य से और उस कार्य में अभ्यस्त हो जाने के कारण से उसे अधिक कुशलता से संपन्न कर सकता है, तो कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। तीसरी बात ये होता है श्रम विभाजन से कि समय की बचत होती है, ठीक है, श्रम विभाजन सभी का श्रम बांट दिया गया कि भाई तुमको ये करना, तुमको करना है, तो एक प्रकार से श्रम की बचत होती है, समय की बचत होती है, ठीक है। चौथी बात ये है, चौथी बात इसका लाभ ये है कि आविष्कार एवं सुधार होता है। स्मिथ महोदय कहते हैं कि एक ही प्रकार के कार्य को निरंतर करते रहने से क्या होता है, वो जो व्यक्ति काम कर रहा होता है वो एक प्रकार से उसमें मंझ जाता है और एक प्रकार से वो एक प्रकार से कुछ और अच्छी चीज़ों को एक प्रकार से उसमें बदलने का प्रयास करता है लगातार। स्मिथ महोदय ने कहा कि एक खिलाड़ी लड़के का उदाहरण दिया और कहा कि रेल का सिग्नल गिराने और उठाने का कार्य सौंपा गया था और एक प्रकार से उन्होंने कहा कि उस लड़के ने सुविधा प्राप्त करने के लिए सिग्नल नियंत्रण आविष्कार कर डाला। तो एक प्रकार से ये देखिए कि जब आप किसी कार्य को लगातार करते हो और बार बार करते हो तो क्या हो जाता है, उसमें आप अपने विचारों को भी थोप करके एक आविष्कार भी कर सकते हो। जैसे जब कोई व्यक्ति लगातार क्या करता है, किसी एक ही विषय को पढ़ता तो उसी विषय में शोध करने लगता है। इसीलिए आपको पता होगा जब आपको जैसे MA कर लिया, उसके बाद नेट क्वालिफाई कर लिया, फिर PhD जब आप कर रहे होते हैं तो 4-5 साल जब एक ही विषय में शोध करते हैं तो एक प्रकार से उसमें आप एक प्रकार से क्या करते हैं, आविष्कार करते हैं, एक नई पुस्तक लिखते हैं, तो सारी चीज़ें होती है। तो एक प्रकार से श्रम विभाजन से ये लाभ होते हैं। श्रम विभाजन से हानि भी होती है। जैसे कौन कौन सी हानि होती है श्रम विभाजन से भाई? पहली हानि तो ये होती है श्रम विभाजन से कि मानसिक नीरसता भी बढ़ जाती है इससे। दूसरी हानि ये होती है कि श्रम की गतिशीलता में भी बाधा पड़ती है। किसी एक कार्य को बहुत समय तक करते रहने से क्या होता है, व्यक्ति उस कार्य में कुशलता प्राप्त कर लेता है परंतु अन्य कार्य में असमर्थ सिद्ध हो जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि एक पेशा अथवा एक ही पेशा की विधि को जानता है, अगर मान लेते हो पेशा बंद हो गया तो फिर दोबारा कोई काम करने के योग्य नहीं बचेगा। तो एक प्रकार से ये भी इसकी हानि होती है।
ठीक है। और तनाव भी बढ़ता है, एक कार्य लगातार आप जब करते रहते हैं तो एक प्रकार से आपको कुछ नया पाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक ही खाना अगर डेली डेली आप खाते रहोगे, रोज़ एक ही प्रकार का रोटी सब्जी दाल चावल, तो एक प्रकार से आप उबने लगोगे। तो यही चीज़ होती है इसमें भी। आगे बढ़ते हैं, अगला 5वां है आपका प्रश्न, अरस्तु ने राज्य के कितने स्वरूप बताया है। अरस्तु ने राज्य के कितने स्वरूप को बताया, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई। अरस्तु महोदय ने राज्य के कितने स्वरूप को बताया है, फटाफट से बताएंगे। अरस्तु महोदय को आप सभी लोग जानते होंगे, मतलब आप सभी लोग मतलब उनके बारे में सुना जरूर होगा अरस्तु के बारे में। अरस्तु को अंग्रेजी में अरिस्टोटल नाम कहा जाता है, ठीक है। 383 ईसा पूर्व में जन्म हुआ इनका, 322 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। और अरस्तु एक प्रकार से बात किया तो एथेंस के विचारक रहे हैं, और ख़ास करके एथेंस का जन्मजात नागरिक नहीं थे ये। और ख़ास करके इनका जन्म जो हुआ था 384 ईसा पूर्व में हुआ था। मकदूनिया के तट पर एक स्टीगिरा स्थान है, उसी स्टीगिरा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता शाही चिकित्सक थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और स्टेगिरा की जो परंपरागत संस्कृति थी वो यूनान से बिल्कुल अलग थी। मकदूनिया में राजतंत्र था, नगर राज्य नहीं था उसमें। अरस्तु का पालन पोषण संपन्नता और विपुलता के वातावरण में हुआ। 17 वर्ष की अवस्था में प्लेटो जो थे उनकी कीर्ति से आकर्षित होकर के एथेंस आते हैं अरस्तु, और प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु। ओके, इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये बड़े अच्छे विचारक हैं अरिस्टोटल, ठीक है। क्लियर हो गई बातें। अरस्तु ने 62 वर्ष के जीवन काल में यूनान के इतिहास का एक प्रकार से अत्यंत संकटपूर्ण दौर देखा था। और किंतु आप देखते हैं फास्टर कहते हैं इनके संबंध में कि उस समय या मतलब उस पर अपने समय की हलचलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह समकालीन घटनाओं से बिल्कुल विरक्त रहा। ये इनके बारे में, अरस्तु के बारे में कहा जाता है। किसने कहा था, जो है फास्टर महोदय ने कहा था, ठीक है। तो अरस्तु के बारे में क्या पूछा गया है कि अरस्तु ने राज्य के कितने स्वरूप बताए हैं। तो अरस्तु ने भाई राज्य के कई सारे स्वरूप बताए हैं अरस्तु ने, ठीक है। अरस्तु ने राज्य के कई सारे स्वरूप और कई सारी विशेषताएं बताई हैं। जैसे कि राज्य के स्वरूप के बारे में बताया जाए अगर अरस्तु के द्वारा, तो अरस्तु ने कई सारे स्वरूप बताए हैं, ठीक है। पहला स्वरूप है कि राज्य स्वाभाविक समुदाय होता है, एक समुदाय का स्वरूप दिया है उन्होंने, ठीक है। और चूंकि मानव प्रकृति की उच्चतम शक्तियों का विकास राज्य में ही होना स्वाभाविक है, और इस स्तर पर राज्य क्या है, स्वाभाविक समुदाय ही होता है। और राज्य का उदय जो होता है जीवन के लिए होता है, और सजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, ये राज्य का उद्देश्य भी होता है। दूसरा स्वरूप राज्य का ये होता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, यानी स्टेट इज जो है पेरियर टू इंडिविजुअल, यानी कि राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, व्यक्ति के जन्म से पहले। इन्होंने कहा कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है, ठीक है। अरस्तु का एक कथन है, अरस्तु ने कहा था कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है, ठीक। तो राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तीसरा स्वरूप ये बताया इन्होंने जो है राज्य का, अरस्तु ने कौन सा स्वरूप बताया भाई, राज्य जो है सर्वोच्च समुदाय होता है, ये भी अरस्तु ने ही कहा। चौथी बात अरस्तु ने ये बताई भाई कि राज्य का स्वरूप जैविक होता है, ठीक है। क्या होता है, संपूर्ण सावयव होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक होल है, एक प्रकार से संपूर्ण सावयव है। जिस प्रकार से तमाम सारे अंगों का मिल करके, मतलब तमाम सारे अंग मिल करके एक मनुष्य का निर्माण करते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण भी एक प्रकार से क्या है, तमाम प्रकार की चीज़ों से मिल करके एक जो है बना हुआ है राज्य, ठीक है। तो एक प्रकार से इम्बस्टीन कहते हैं कि अरस्तु ने अपने विचार के आधार पर राज्य की जैविक धारणा की नींव रखी है। पांचवी स्वरूप जो राज्य का इन्होंने बताया, कहा कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। क्या कहा, राज्य क्या है, एक आत्मनिर्भर संगठन है। किसने कहा, अरस्तु ने कहा, ठीक है। छठवीं बात अरस्तु ने यह बताई कि नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक, मतलब कि नगर जो है राज्य सर्वाधिक, नगर राज्य जो होता है सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन होता है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने राज्य के बारे में सारी चीज़ें बताई। राज्य के बारे में उन्होंने राज्य के कार्य को भी बताया कि राज्य के कितने कार्य होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना राज्य का पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य बताया कि व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्य की आदत के रूप में विकसित करना, ये दूसरा कर्तव्य होता है राज्य का। तीसरा कर्तव्य बताया अरस्तु ने कि अपने सदस्यों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, ये भी राज्य का परम कर्तव्य होता है। और चौथा कर्तव्य बताया अरस्तु महोदय ने राज्य का, क्या बताया कि व्यक्तियों को ऐसे साधन और वातावरण प्रदान करना जिससे वे अपना शारीरिक और बौद्धिक और नैतिक, ये तीनों प्रकार के विकास को कर सकें, और इसका लक्ष्य सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति होता है, अच्छे की प्राप्ति होता है। तो राज्य एक प्रकार से सकारात्मक अच्छाई के ओर आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव गुडनेस होना चाहिए इसमें। तो राज्य का उद्देश्य और कार्य यही होता है, ठीक है।
तो एक प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने बताया। अरस्तु महोदय ने इन सभी चीज़ों के बारे में बताया। और अरस्तु की पुस्तक है, आप सभी को पता होगा, पॉलिटिक्स, ठीक है, 7वीं पुस्तक है अरस्तु की। उन्होंने उसमें एक प्रकार से अरस्तु ने बहुत अच्छे तरीके से राज्य के बारे में बताया है। तो ये राज्य के संबंधित कुछ विचार थे अरस्तु की जो मैंने आपको बताए। अगला प्रश्न आपका 6वां नंबर, प्रोफेसर जेके मेहता के आर्थिक विचार बताइए। प्रोफेसर जेके मेहता, प्रोफेसर जेके मेहता के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? प्रोफेसर जेके मेहता बड़े फेमस अर्थशास्त्री रहे हैं प्रोफेसर जेके मेहता, और ख़ास करके भारत के प्रथम अर्थशास्त्री मान सकते हो एक प्रकार से। औपचारिक स्तर पर सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के विश्लेषण विवेचना करने में भारतीय दर्शन एवं दृष्टिकोण को अपनाया इन्होंने। अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करके अर्थशास्त्र के विकास को अप्रतिम योगदान दिया जेके मेहता ने। जन्म हुआ था इनका 1901 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1980 ईस्वी में, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और ख़ास करके इनको अर्थशास्त्र की इलाहाबादी परंपरा के रूप में इनको जाना जाता है, प्रोफेसर जेके मेहता को, ठीक है। प्रोफेसर जेके मेहता 25 दिसंबर का एक प्रकार से इनको जन्म हुआ था 1901 ईस्वी में, मुंबई में एक पारसी परिवार में इनका जन्म होता है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी राजनंदगांव से होती है, ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाते हैं और वहीं से इन्होंने 1925 में अर्थशास्त्र विषय में एमए करा, एमए की डिग्री प्राप्त करी। 1927 ईस्वी में प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में, और वहीं से 1963 ईस्वी में अध्यापन का कार्य करते हुए अर्थशास्त्र के विभाग के अध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए 1963 में सेवानिवृत्त होते हैं। और पुनः से एक प्रकार से दोबारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो नई दिल्ली में स्थित है उसके द्वारा संस्तुति के आधार पर 1963 से लेकर के 1969 ईस्वी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में यूजीसी प्रोफेसर के रूप में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं, और अगस्त 1980 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से इनके जीवन के बारे में कुछ बातें थी प्रोफेसर जेके मेहता की। भारतीय अर्थशास्त्री हैं जेके मेहता, ठीक है। इनकी कई सारी पुस्तकें भी हैं प्रोफेसर जेके मेहता की, जैसे कि एडवांस्ड इकोनॉमिक थियरी इनकी पहली पुस्तक। दूसरी पुस्तक आप इनकी लिख सकते हो जैसे कि लेटर्स ऑन मॉडर्न इकोनॉमिक थियरी। तीसरी पुस्तक इनकी है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। चौथी पुस्तक इनकी है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ। पांचवी पुस्तक है इनकी इकोनॉमिक फिलोसॉफी। तो एक प्रकार से प्रोफेसर जेके मेहता की सारी पुस्तकें हैं, एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, बात ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर जेके मेहता के आर्थिक विचारों की बात की जाए तो पहला इनका आर्थिक विचार आपको बता दूं, इनका जो आर्थिक विचार रहा है प्रोफेसर जेके मेहता का, आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। किसने? आवश्यकता विहीनता के सिद्धांत की बात की जाए तो प्रोफेसर जेके मेहता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है जो इनके आवश्यकता के विश्लेषण पर आधारित है, और इसी सिद्धांत पर उनका आर्थिक चिंतन भी आधारित है। अर्थशास्त्र की परिभाषा में इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता शून्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या करने के एक साधन के रूप में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इन्होंने शुरुआत में बताया कि मनुष्य के साथ आवश्यकता जुड़ी हुई होती है। मनुष्य जो होता है तमाम सारी अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है। मनुष्य हमेशा आवश्यकता के लिए जीता है। तो आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत उन्होंने बताया कि आवश्यकता के साथ पीड़ा का भाव है, जिसके कारण मनुष्य जो होता है सहज आनंद नष्ट हो जाता है मनुष्य का। अगर मनुष्य की आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ती जाती है तो मनुष्य का आनंद खत्म हो जाता है। ये बताया प्रोफेसर जेके मेहता ने। कहा कि इस पीड़ा को दूर करने के लिए मनुष्य अपने साम्य को पुनः प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वह आवश्यकता से छुटकारा पाना चाहता है। अगर मनुष्य के जीवन से आवश्यकता जो है हट जाती है तो मनुष्य खुश हो जाएगा। अर्थशास्त्री आप देखते हैं, अर्थशास्त्र मनुष्य के इन्हीं प्रयासों का अध्ययन करता है। मनुष्य का आदर्श आवश्यकता शून्यता है। आर्थिक समस्या आवश्यकता से छुटकारा पाने की समस्या का नाम है। प्रोफेसर जेके मेहता ऐसा मानते हैं। कहीं ना कहीं पे प्रोफेसर जेके मेहता जो हैं ये कहते हैं कि सुख साम्य के वापस होने का बोध है, दुख साम्य के नष्ट होने का बोध होता है। जब आवश्यकता का अभाव होता है, आवश्यकता कम होती मनुष्य के जीवन की, तो क्या होता है, जो सहज स्थिति है उसे आनंद कहते हैं, और यही एक प्रकार से अच्छा होता है, यही इष्ट है, यही ध्येय होता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक आदर्शवादी विज्ञान है जो मनुष्य का इस ध्येय तक ले जाता है। यानी मनुष्य की आवश्यकता विहीनता के सिद्धांत पर बल दिया। अगर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को कंट्रोल कर लेता है, उसकी जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, अगर उन पर कंट्रोल कर लेता है तो खास करके प्रोफेसर जेके मेहता कहते हैं कि अगर मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं पर काबू कर लिया तो निश्चित तौर पर क्या होगा, वो एक प्रकार से सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा। ठीक है। अगर इसकी मूल्यांकन की बात की है तो वैकल्पिक विधियां सदा सुलभ नहीं होती हैं। प्रोफेसर जेके मेहता एक प्रकार से इसका मूल्यांकन अगर करें आवश्यकता विहीनता का, तो वैकल्पिक विधियां जो होती हैं सदा सुलभ नहीं होती हैं, बात भी ध्यान रखेंगे। इच्छा और आवश्यकता में भेद नहीं करना, यह भी प्रोफेसर जेके मेहता एक प्रकार से की गलती मान सकते हो आप।
इन्होंने क्या किया है कि आवश्यकता और इच्छा दो चीज़ें होती हैं, दोनों में अंतर को नहीं बताया है। कुल मिलाकर के आवश्यकता मतलब आदर्श आवश्यकता शून्यता नहीं है, वरन इच्छा शून्य है, कामना रहित होना है। पीड़ा से मुक्ति भोजन छोड़ने से नहीं होता है, वरन भोजन की लालसा छोड़ने से होता है। कुल मिलाकर के सही स्थिति यह होगी कि सब चीज़ों की इच्छा से छुटकारा पाना, आसक्ति का त्याग करना, ज़रूरतों का अवश्य मतलब ज़रूरतों का अवश्य पूर्ण होना और विलासिता का त्याग करना, स्वरूप से भी इच्छा से भी। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ऐसा नहीं कि सारी आवश्यकताओं को त्याग दिया जाए। विद्वानों ने कहा, बहुत सारे विद्वानों ने आलोचना करी इनकी। तो एक प्रकार से मतलब ऐसा त्यागना मतलब पूरा आवश्यकता शून्य ना हो जाए, आवश्यकता हो, इच्छा आपकी शून्य हो। तो तमाम सारी, चूंकि मनुष्य बहुत सारी इच्छाओं का स्वामी है, दिन प्रतिदिन मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। आवश्यकता जो नीड्स है आपकी, जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होनी जरूरी है, लेकिन इच्छाओं की समस्त पूर्ति जरूरी नहीं है। अगर इच्छाओं की पूर्ति में मनुष्य लग जाएगा तो फिर दिक्कत है। आवश्यकता भाई तो जैसे रोटी कपड़ा मकान ये सब तो आवश्यकता है, तो इसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो ये सब प्रोफेसर जे.के. मेहता के एक प्रकार से आर्थिक विचार हैं। आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत दिया। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने लाभ का सिद्धांत भी दिया है। लाभ को अनिश्चितता का पुरस्कार भी कहा जा सकता है, प्रोफेसर जे.के. मेहता ने कहा। ठीक है, लाभ जोखिम का पुरस्कार है, इन्होंने कहा। तो प्रोफेसर जे.के. मेहता के कई सारे विचार हैं। उपभोक्ता की बचत को लेकर के विचार दिया। उपभोक्ता मतलब उपयोगिता कैसे मापी जा सकती है, इसके बारे में विचार दिया। साम्य का विचार दिया, प्रतिनिधि फर्म का विचार दिया। ठीक है, प्रोफेसर जे.के. मेहता ने। तो प्रोफेसर जे.के. मेहता की अगर बात की जाए तो इन्होंने कई सारे विचार दिए, दर्शन पर आधारित विचार भी दिए हैं। निगमन और अमूर्त प्रणाली का प्रयोग भी इन्होंने किया, जैसे कि रिकार्डो, मार्क्स, इन सभी के समान मेहता भी एक प्रकार से चिंतन इनका भी अमूर्त है। और सच्चाई का प्रयोग करते हैं, इतिहास से सिद्ध करते हैं ये। ठीक है, भारतीय परंपरा पर आधारित विचार है इनका, प्रोफेसर जे.के. मेहता का। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा और रूढ़िवादी कहना इनको एक प्रकार से उचित नहीं होगा। महान अर्थशास्त्रियों के समान ये मुक्त विचारक थे प्रोफेसर जे.के. मेहता, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 7वां नंबर, गांधी जी के आर्थिक विचार बताइए। गांधी जी के आर्थिक विचारों के बारे में बताएं। गांधी जी के आर्थिक विचार कौन कौन से भाई? महात्मा गांधी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी में। गुजरात राज्य में पोरबंदर स्थान है, उसी स्थान पर इनका जन्म हुआ था गांधी जी का। पिता का नाम करमचंद गांधी था, एक रियासत के दीवान थे वो। माता जी इनकी अत्यंत धार्मिक महिला थी। ठीक है, और प्रारंभिक शिक्षा इनकी भारत और इंग्लैंड में होती है। ठीक है, वकालत वहीं से एक प्रकार से इनका होता है। राजनीतिक जीवन इनका दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ होता है। गोरी सरकार का विरोध करते रहे गांधी जी ने। भारत लौटने के बाद में आप देखते हैं, और 1915 से 1948 तक भारत के एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे बिना ताज के बादशाह के रूप में जाने जाते हैं। एक छत्र नेता के रूप में थे गांधी जी। ठीक है, राष्ट्रपिता इनको कहा जाता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मार करके हत्या कर दी। तो एक प्रकार से ये महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी ने हरिजन एवं यंग इंडिया पत्रिका का संपादन भी किया, और सत्य के मेरे अनुभव, आत्मकथा, 100% स्वदेशी, रचनात्मक कार्यक्रम, अनासक्ति योग, तमाम सारे ग्रंथ भी इनके हैं महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचारों की बात की तो सर्वोदय का दर्शन इन्होंने दिया है। गांधी जी के आर्थिक विचार ये थे। पहला विचार इनका था कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है, पहला विचार। दूसरा विचार ये गांधी जी का था कि अर्थ जीवन का साध्य नहीं साधन होता है। तीसरा विचार गांधी जी ने अर्थशास्त्र में ये दिया कि अर्थ के विषय में आदर्श भोग नहीं त्याग होना चाहिए, ये गांधी जी का मंतव्य था। चौथी बात ये थी गांधी जी ने कही कि गांधी जी का अर्थशास्त्र मूल रूप से समाजवादी है। कैसा है? गांधी का अर्थशास्त्र जो है मूल रूप से कैसा है? समाजवाद पर आधारित है। पांचवी बात ये है कि गांधी का आदर्श एक वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना है। ठीक है, जिसमें न जाति हो, न धर्म हो, न वर्ण हो, एक प्रकार से इन सभी भेद को, न ऊंच नीच का स्तर हो, सभी को समाप्त करने का बात गांधी जी करते हैं। छठवीं बात यह है गांधी जी की कि आधुनिक बड़े उद्योगों तथा मशीनी उद्योग के विरुद्ध इन्होंने कार्य किया। आप देखते हैं इन्होंने एक प्रकार से जो है तमाम सारे आंदोलन भी चलाए इसको लेकर के। ठीक है, चरखा चलाया खुद। सातवां इनका विचार ये है कि समाज की विषमता दूर करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को एक प्रकार से प्रोत्साहित किया इन्होंने। इसके अलावा आठवां सिद्धांत गांधी जी ने यह दिया कि एक प्रकार से गांधी जी, चूँकि अर्थशास्त्र एक निश्चित अर्थशास्त्र है, ये इन्होंने गांधी जी ने बताया कि कंट्रोल इकोनॉमी होनी चाहिए। और इनका आदर्श यह था गांधी जी का कि आपको बता दूं कि मतलब ये नैतिक समाज की व्यवस्था के लिए आवश्यक एक प्रकार से मानते हैं कि अर्थशास्त्र एक प्रकार से नैतिक नियमों को लेकर के चले। आर्थिक स्वावलंबन पर अपने विचार को दिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कहा कि राष्ट्र को ही नहीं प्रत्येक गांव को भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का स्वयं निर्माण करना चाहिए, ये गांधी जी का विचार था। गांधी जी ने जो है ग्राम राज्य की कल्पना भी करी है।
ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। गांधी जी कहते हैं कि गाँवों की प्रधानता को स्वीकार किया, गांव एक परिवार सा हो, कोई भेदभाव ना रहे, परस्पर वे एक दूसरे की सहायता करें, प्रत्येक की समस्या को सबकी समस्या समझी जाए। इस विचार को विनोबा भावे ने भी आगे बढ़ाया था। विनोबा भावे जो इनके शिष्य होते हैं, एक प्रकार से इन्होंने गांव पर विचार दिया। श्रम का महत्व बताया गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा कि श्रम अत्यंत पवित्र वस्तु होता है, कोई कार्य छोटा कोई कार्य बड़ा नहीं होता है, और गांधी जी ने स्वयं अपने हाथ से मेहनत करनी चाहिए ऐसा बताया। प्रत्येक को शारीरिक श्रम करना चाहिए, प्रत्येक को कार्य भी मिलना जरूरी है। ये गांधी जी के विचार हैं। अनावश्यक क्रियाओं की समाप्ति होनी चाहिए। गांधी जी कहते हैं जैसे कि शराब हो गया, अफीम हो गया, इनका उत्पादन समाप्त हो, सट्टा और विदेशी व्यापार, इन सभी को ख़त्म किया जाए। पशुपालन पर जोर दिया जाए। मतलब गांधी जी ये भी बताते थे। जनसंख्या पर नियंत्रण रखा जाए, ये भी गांधी जी का एक प्रकार से विचार था। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता एक प्रकार से होनी चाहिए, ये भी गांधी जी कहते थे। साधन की पवित्रता पर भी गांधी जी एक प्रकार से, ऐसा नहीं है कि आप जो है गलत करके, हिंसा करके, या फिर एक प्रकार से जो है गलत तरीके से पैसा कमाएं, ऐसी बिल्कुल भी गांधी जी की मंशा नहीं थी। गांधी जी कहते थे कि आपका जो मार्ग है, चाहे आप कोई भी मार्ग अपना रहे हैं, तो वो सत्य पर, अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। गलत तरीके से पैसा मत कमाइए, अच्छे तरीके से पैसा कमाएं। गांधी जी के सारे विचार है। गांधी जी ने आदर्शवाद का भी समर्थन किया। तो एक प्रकार से गांधी जी के कुछ आर्थिक विचार थे जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के बारे में प्रश्न है। प्रकृतिवाद किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा। प्रकृतिवाद के बारे में फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रकृतिवाद, ठीक है, प्रकृतिवाद क्या है बताएं सभी लोग। प्रकृतिवाद के बारे में, प्रकृतिवाद के बारे में बताओ फटाफट से। प्रकृतिवाद और वाणिकवाद दो विचारधाराएं चलती हैं खास करके जो है अर्थशास्त्र में। तो प्रकृतिवाद के बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर आपको हो किसी को भी तो बताने का प्रयास करेंगे। प्रकृतिवादी विचारकों की अगर बात की जाए तो प्रकृतिवादी विचारकों में किसका किसका नाम आता है। आप देखते 1756 ईस्वी से 1778 ईस्वी तक लगभग 22 वर्ष का जो समय रहा है, इसी विचारधारा का समय रहा है प्रकृतिवादी विचारधारा का। फ्रांस में विकसित होती है विचारधारा और संसार भर में धीरे धीरे करके फैलने का प्रारंभ होता है। और इसमें डॉक्टर फ्रांसिस कोएने का नाम आता है, ठीक है, इस विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। और एक सर्जन होते हुए भी इन्होंने एक प्रकार से आप देखते हैं कि एक प्रकार से इन्होंने इसका समर्थन किया प्रकृतिवाद का। और इसके बाद में रॉबर्ट जैक्स तरंगो, ठीक है, ये भी, और जो है टूम्पो द नेमर्स हो गए, ये सब प्रकृतिवाद के समर्थक हैं। प्रकृतिवाद जो है एक प्रकार से खास करके बात की जाए तो कोई भी विचारधारा सर्वदा मौलिक नहीं होती, बल्कि पिछले विचारों का विकास या प्रतिक्रिया जब होती है तो किसी विचारधारा का उत्पन्न होता है। और प्रकृतिवाद के एक प्रकार से बारे में अगर बोला जाए तो यही होती है। प्रकृतिवाद जो है खास करके वाणिकवाद का परिणाम भी मान सकते हो। मतलब प्रकृतिवाद से पूर्व वाणिकवादी विचारक एक प्रकार से थे, विचारों का प्रचार था। प्रकृतिवादियों ने इन विचारों का अध्ययन किया, वाणिकवादी विचारकों का, और वाणिकवादी नीतियों के परिणामों को भी अपनी आंखों से देखा था। हायने महोदय कहते हैं कि प्रकृतिवादी यद्यपि और भी बहुत कुछ थे और उनके अन्य उद्देश्य भी थे, परंतु इनकी परिभाषा में कहा जा सकता है कि यह वाणिकता के विरुद्ध फ्रांसीसियों का क्या था, विद्रोह था। वाणिकवाद के प्रति विद्रोह था, जो कि एक प्रकार से प्रकृतिवाद के रूप में सामने आया। वाणिकवादी आर्थिक नीतियों ने व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया था। आंतरिक व्यापार की उपेक्षा करके विदेशी व्यापार को सर्वाधिक महत्व दिया था। कृषिगत उत्पादों की उपेक्षा करके केवल सोने चांदी के संग्रह पर बल दिया था। प्रकृतिवादी विचारकों ने कृषि क्रियाकलापों पर बल दिया। परिणाम स्वरूप जनमत प्रकृतिवादी विचारधारा का एक प्रकार से समर्थक हो जाता है। तो एक प्रकार से आप देखते हैं प्रकृतिवादी विचारधारा में कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ भी रहीं प्रकृतिवाद के उदय के कारण में, कर प्रणाली भी रही, कृषि क्रांतियाँ तमाम सारी हो रही थी, विज्ञान की तमाम सारी खोजें हो रही थी। तो इन सभी संबंध में आप देखते हैं अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर हायने कहते हैं कि वाणिकवादियों के युग में पाई जाने वाली आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं ही इसके अभ्युदय का कारण थी। और उस समय की करारोपण और द्रव्य संबंधी सरकार की नीतियाँ समाज के आंतरिक समाज व विकास के लिए अत्यंत हानिकारक थीं। वास्तव में इन्हीं परिस्थितियों ने प्रकृतिवाद संप्रदाय को जन्म दिया और इस प्रकार से वाणिकवाद वहाँ की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं, इन सब ने मिल करके प्रकृतिवाद को जन्म दिया। प्रकृतिवाद के सिद्धांतों की बात की तो कई सारे सिद्धांत इसके हैं, जैसे कि प्रकृतिवाद का पहला सिद्धांत है प्राकृतिक विधान का सिद्धांत या व्यवस्था का सिद्धांत, ठीक है। प्राकृतिक विधान या अवस्था की विशेषता की बात की है तो इसमें जैसे कि जो है मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है प्रकृतिवाद, बल्कि भगवान ने स्वयं संसार के लिए बनाया है। पहली बात, प्राकृतिक विधान या प्राकृतिक व्यवस्था जो है ये मनुष्य ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है, ऐसा मानते हैं प्रकृतिवादी।
दूसरी बात ये कि सार्वभौमिक और शाश्वत है प्रकृतिवाद, ठीक है, प्राकृतिक व्यवस्था। इसके अलावा इसे बदला या समाप्त नहीं किया जा सकता, यह भी विचारधारा है। दूसरी अगली बात ये कि प्राकृतिक विधान मनुष्य और समाज को आनंद की ओर ले जाता है, यह भी बताया। मतलब इसके अलावा जो है इस विधान का ज्ञान हमें अपने अंदर निरीक्षण करने से ही होता है, और वह स्वयं प्रकार का एक प्रकार से वह स्वयं का प्रकार है, उसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। प्रकृतिवादी विचारक जो है प्राकृतिक व्यवस्था को बताते हैं कि ये प्रभु की देन है, भगवान की देन है। और कुल मिलाकर के प्रकृतिवाद का जो दूसरा प्रकृतिवाद विधान या प्राकृतिक व्यवस्था, एक प्रकार से इसका आलोचना भी लोगों ने करी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं इसका एक प्रकार से जो है सही तरीके से बात रही। इसके अलावा प्रकृतिवाद में आप देखते हैं शुद्ध उपज को मानने का एक प्रकार से उनका तरीका भी दोषपूर्ण कहीं ना कहीं भी माना जाता है। संपत्ति के परिभ्रमण सारणी में भी दोष दिखाई पड़ता है। अर्थनीति संबंधी विचार भी, मूल्य संबंधी विचार, सब आपको प्रकृतिवाद में देखने को मिलेगा। प्रकृतिवाद का महत्व ये रहा है कि प्रकृतिवादियों को जीत तथा रिस्ट ने अर्थशास्त्र के विज्ञान का वास्तविक नींव डालने वाला माना जाता है। अलेक्जेंडर ग्रे ने कहा कि कहने को आधुनिक अर्थशास्त्र में, मतलब आधुनिक अर्थ में अर्थशास्त्र की नींव डालने वाला कहलाने का अधिकार होता है। किसको? कहने को, ठीक है। तो एक प्रकार से आप देखेंगे कि प्रकृतिवादी विचारक जो रहे हैं कृषि के महत्व को समझा करके समाज का बड़ा उपकार करते हैं। अतिशयोक्ति भले ही हो किंतु उसका सिद्धांत एक बड़ी सीमा तक सही है। और प्रकृतिवादियों ने सर्वप्रथम यह संकेत दिया कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो भी कुछ प्राकृतिक नियमों से संचालित हो सकती हैं। और अगली बात ये बताई कि व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत की कई देशों में अपनी में भी अभी भी मान्यता है और समाजवाद इसका विरोधी है। सुम्पीटर ने कहा कि केने ने ही सर्वप्रथम समाज के में सामान्य साम्य का प्रतिपादन किया। तो एक प्रकार से प्रकृतिवादी विचारकों के बारे में सारी चीज़ें हैं। प्रकृतिवाद में खास करके आप देखते हैं कि बहुत परस्पर विरोधी बातें आपको दिखाई पड़ती है, इस आधार पर इसकी त्रुटि की जाती है। और आप देखते हैं सबसे बड़ी त्रुटि जो प्रकृतिवाद की रही है वो ये रही कि शुद्ध उपज का अस्तित्व केवल कृषि में मानना है, ये भी एक प्रकार से इसकी त्रुटि रही है, ठीक है। चूँकि आजकल आप देखते हैं उत्पादन तमाम सारी चीज़ें हो गई हैं, समय समाज इन के हिसाब से आप व्यापार, वातावरण और यातायात, एक प्रकार से संचार के साधन का विकसित हो जाना, ये भी एक प्रकार से इसको प्रभावित करता है। और प्राकृतिक विधान का दर्शन अपर्याप्त और अपूर्ण है, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो एक प्रकार से प्रकृतिवाद कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक इसकी आलोचनाएं भी होती हैं। प्रकृतिवाद में विज्ञान का तर्क ना होकर के एक संप्रदाय का आग्रह और दुराग्रह अधिक दिखाई देता है। जब विज्ञान एक संप्रदाय का रूप लेता है तब उसकी तार्किक शक्ति समाप्त हो जाती है। और प्रकृतिवाद के पतन का एक कारण यह भी रहा कि चूँकि इसमें एक संप्रदाय की विचारधारा का समावेश हो गया, ठीक है। वाणिज्यवाद और प्रकृतिवाद के बारे में भी बातें बताई जाती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। हालांकि आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वाणिज्यवादियों ने पूंजी पर जो है अधिक ब्याज लेना अथवा देना उचित ठहराया है, जबकि प्रकृतिवादियों ने कर प्रणाली का अन्य सुंदर रूप से प्रस्तुत किया, जहां की परोक्ष कर प्रणाली की अपेक्षा प्रत्यक्ष कर प्रणाली को अधिक उचित माना गया है, ठीक है। वाणिज्यवादियों की बात की जाए तो वाणिज्यवादी व्यवस्था में नियंत्रण के लिए सरकारी हस्तक्षेप परम आवश्यक था। प्रकृतिवादी सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप की नीति को एक प्रकार से नहीं मानते थे। छोड़ो मत जाने दो, एक प्रकार से इसकी नीति को ग्रहण करते थे। प्राकृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप का कोई विधान नहीं है। तो एक प्रकार से तमाम सारी चीज़ें हैं। तो ये है प्रकृतिवाद के बारे में कुछ बातें। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत बताइए। कार्ल मार्क्स के बारे में आपसे पूछ रहा है। मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में कौन नहीं जानता होगा। कार्ल मार्क्स बड़े अच्छे चिंतनशील विचारक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आप सभी को पता होगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का विचार आप सभी को पता होगा। बहुत अच्छे विचारक माने जाते हैं। दास कैपिटल की सबसे प्रधान पुस्तक मानी जाती है, ठीक है, कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स खास करके आपको बता दूं मैं, इनका जन्म होता है 1818 ईस्वी में, मृत्यु होती है 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की। और समाजवादी विचारक रहे हैं। समाजवाद का एक प्रकार से आधुनिक समाजवाद के जन्मदाता कहे जाते हैं। इनका पूरा नाम था कार्ल हेनरिक मार्क्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और एक प्रकार से मार्क्स का चिंतन 19वीं शताब्दी में आया, जबकि विज्ञान का प्रभाव इतना नहीं था उस समय जितना आजकल है, परंतु मार्क्स का प्रभाव आज भी कम नहीं हुआ है। आप देखते हैं रूस में, चीन में, पोलैंड में, हंगरी में, चेकोस्लोवाकिया में,
ठीक है, क्यूबा, उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया, यूगोस्लाविया, अल्बानिया, इन सभी देशों में एक प्रकार से मार्क्स को अपना मसीहा माना। विश्व के अन्य समाजवादी देशों में भी आप देखते हैं मार्क्स के विचारों को एक प्रकार से जो है ग्रहण किया गया है। मार्क्स का प्रभाव यहाँ तक रहा कि जो है अलग अलग साहित्य में मार्क्स के विचार देखने, जैसे कि आप देखते हैं प्रकृतिवाद जो हिंदी साहित्य में जो है एक प्रकार से प्रगतिवाद विचारधारा हिंदी साहित्य में जो काव्य है उसमें मार्क्स का एक प्रकार से गहरा प्रभाव है, कार्ल मार्क्स का। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? जर्मन कस्बे में हुआ था। यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था 5 मई को 1818 ईस्वी में ट्रिप्स नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ईसाई धर्म एक प्रकार से बाद में स्वीकार कर लेते हैं ये। मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और एक प्रकार से इन्होंने दास कैपिटल इनकी सबसे फेमस रचनाएं, बात भी ध्यान रखेंगे। इनकी और भी तमाम सारी रचनाएं हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू जो है क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसॉफी ऑफ राइट्स 1859 ईस्वी में रचना लिखी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी रचना इनकी 1847 में लिखी गई। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी एक रचना है 1848 में लिखी गई, प्रकाशित हुई। इसके अलावा द जो है क्रिटिक ऑफ फिलोसॉफी मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये रचना इनकी 1859 में आई। इसके अलावा और भी तमाम सारी रचनाएं। दास कैपिटल जो है इनके कई भागों में आई है। दास कैपिटल पहली भाग 1867 में प्रकाशित हुई, दूसरा भाग 1885 में प्रकाशन हुआ, तीसरे भाग का 1894 में प्रकाशन हुआ। एक प्रकार से इसका जो चौथा भाग है दास कैपिटल का वो जो है कौटस्की के द्वारा एक प्रकार से प्रकाशित करवाया गया। तो एक प्रकार से कार्ल मार्क्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आर्थिक सिद्धांतों के बारे में इनके पूछा जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत कई सारे हैं। कार्ल मार्क्स जो है एक प्रकार से समाजवाद के समर्थक हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दिया, वर्ग संघर्ष के विचार को दिया कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स जो है मूल्य का श्रम सिद्धांत भी देते हैं आर्थिक विचारों में, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत इनका ये है, मार्क्स कहते हैं कि श्रम मूल्य का कारण एवं माप ही नहीं उसका उत्पादन भी होता है। ठीक है, दूसरी बात इनका क्या है कि मार्क्स के अनुसार दो वस्तुओं का विनिमय भी उन वस्तुओं में लगे हुए श्रम के अनुपात में होता है, ये मार्क्स कहते हैं। और तीसरी बात मार्क्स ये कहते हैं कि जो है श्रम की मात्रा कार्य के घंटों के द्वारा मापी मतलब कि नापी जा सकती है, ये बात भी जो है कहते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है खास करके आपको पता होगा पूंजीवाद के विकास एवं विनाश का सिद्धांत देते हैं, समाज में परिवर्तन के आर्थिक जो है आधार का सिद्धांत देते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, मूल्य का श्रम सिद्धांत देते हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देते हैं, विनिमय की प्राकृतिक तथा अस्थायी दर बताते हैं, ये कई सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, क्लियर। तो कार्ल मार्क्स के बारे में तमाम सारी चीज़ें हैं। कार्ल मार्क्स के मूल्य के अगर सिद्धांत की बात की जाए, समीक्षा की, तो पहली बात तो ये है कि मूल्य केवल श्रम के ही कारण नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और मार्क्स के तर्क एक बात स्वयं सिद्ध कर देते हैं और कि मार्क्स मतलब मजदूर का उत्पादन उसकी मजदूरी अथवा उपभोग सामग्री से अधिक होगा। ऐसा क्यों होगा, इस बात का कोई नियम उन्होंने नहीं बताया मार्क्स महोदय ने। इस कारण से इसका एक प्रकार से इसका मतलब कि क्रिटिसिज्म होता है, आलोचनाएं होती हैं। पूंजीवाद एक प्रकार से पूंजीवाद का विनाश कर दिया। एक प्रकार से जितने ये पूंजीवाद के जितने देश थे सभी लोग कार्ल मार्क्स के विचारों का खंडन करने के एक प्रकार से पक्षपाती थे, लेकिन कार्ल मार्क्स का विचार एक प्रकार से पूरे संसार में इस प्रकार से फैला कि उनका महत्व आज भी दिखाई पड़ता है। वर्तमान में कार्ल मार्क्स जो है एक प्रकार से विश्व के श्रेष्ठ विचारकों में से इनका नाम महत्वपूर्ण है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, कार्ल मार्क्स एक महान अर्थशास्त्री हैं, एक वैज्ञानिक समाजवादी हैं, एक इतिहासवेत्ता हैं और इनकी महानता और विचारों की सत्यता है कि प्रत्येक देश और प्रत्येक विचारक भी कार्ल मार्क्स से प्रभावित हुए हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कार्ल मार्क्स के आर्थिक विचार बड़े फेमस हैं। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड मार्शल की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम लिखिए। अल्फ्रेड मार्शल की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम आपसे पूछ रहा है। अल्फ्रेड मार्शल की अगर बात की जाए, बड़े फेमस विद्वान हैं अल्फ्रेड मार्शल। 1842 में जन्म हुआ इनका, 1923 ईस्वी में मृत्यु होती है अल्फ्रेड मार्शल की। 26 जुलाई को जन्म होता है अल्फ्रेड मार्शल का 1842 में। जो है क्लेपहैम स्थान है एक, लंदन में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम था विलियम मार्शल, साधारण परिवार के थे, बैंक ऑफ इंग्लैंड के खजांची थे ये। और मार्शल ने दर्शन, नीतिशास्त्र, गणित इसमें उच्च शिक्षा पाई थी। 19 साल की आयु में इन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला लिया और इसी कॉलेज से गणित लेकर के मतलब कि गणित में स्नातक की उपाधि प्राप्त करी। और ख़ास करके आप देखते हैं कि ये एक प्रकार से जो है इन्होंने खास करके आप देखते हैं 1867 में मार्शल ने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और एक प्रकार से और तमाम सारे शास्त्रियों के बारे में इन्होंने पढ़ा
और ये 1867 से लेकर के 1881 तक यूनिवर्सिटी कॉलेज ब्रिस्टल के प्रिंसिपल्स भी रहे। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में असास के अध्यक्ष के पद पर भी ये रहे 1885 से 1908 तक। ठीक है, तो मार्शल की तमाम सारी पुस्तकें भी हैं। पुस्तकें आपसे पूछेगी कि नहीं, 3 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो पहली पुस्तक लिख लीजिएगा भैया, इनकी जो है पुस्तक का नाम क्या है। आप इनकी पुस्तक, पहली पुस्तक है इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री इनकी पुस्तक है 1879 ईस्वी में। दूसरी पुस्तक इनकी है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 ईस्वी में। तीसरी पुस्तक इनकी है इंडस्ट्री ऑफ ट्रेड 1919 ईस्वी में। चौथी पुस्तक है मनी क्रेडिट एंड कॉमर्स, मतलब कि कॉमर्स, ये 1923 में प्रकाशन हुआ। और एक प्रकार से इनके भी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सबसे बड़ा ग्रंथ है इनका प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। 1890 में जिसका प्रकाशन हुआ। मार्शल ने इस ग्रंथ में कई बार संशोधन भी किया है। 1920 ईस्वी में 8वां संस्करण भी इसका प्रकाशित हुआ है और उनका प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बात आप ध्यान रखेंगे अल्फ्रेड मार्शल का। ओके, इन्होंने एक प्रकार से अर्थशास्त्र के 6 सिद्धांतों में इनका अर्थशास्त्र बटा हुआ है, जो इनका प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स सिद्धांत है। ठीक है, कई सारे विचार इन्होंने दिए हैं, अपने अपने विचारों के बारे में तमाम सारी चीज़ें बताई। तो ये अल्फ्रेड मार्शल हैं। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं भाई, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लघु उत्तरीय से, खंडवा से। ठीक है, और 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, पीगू के आर्थिक कल्याण संबंधी विचार का विवेचन कीजिए। जल्द ही इन प्रश्नों के उत्तर को आपको बताने का प्रयास किया जाएगा आने वाले समय में, और भी मॉडल पेपर मैं दूंगा। चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उस पर आपको एक प्रकार से चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलती रहेगी समय समय पर, और मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोज़ देख सकते हो हमारे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है शुम्पीटर के लाभ के सिद्धांत को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक चिंतन की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये प्रश्न आपके बन सकते हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर लोहिया के चौखंबा राज्य की परिकल्पना क्या है, इसको बताएं। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन के आर्थिक विचारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में आपको देना है। 8 प्रश्न दिए गए हैं, केवल 5 प्रश्न इनमें से छांट करके करने हैं। 3 प्रश्न जो है, जो भी आपको ना पता हो आप छोड़ भी सकते हो, ये सबसे अच्छी बात होती है इस पेपर में। अगला प्रश्न है, एडम स्मिथ का करारोपण का सिद्धांत क्या है, आप समझाएं। वहीं अगला प्रश्न है, माल्थस के आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान दिया है, समीक्षा कीजिए। तो एक प्रकार से तमाम सारे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपकी सीरीज वगैरह आपके पास है तो आप पढ़ लीजिएगा। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न जो आता है आपका वो खंडसा से है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। 4 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, उनमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं छांट करके। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है कि आर्थिक विचारों में जे.एस. मिल के योगदान की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता रहता है हमेशा। अगला प्रश्न है आपका, पीगू के रोजगार सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न है, वाणिज्यवाद के मुख्य सिद्धांतों को समझाइए। आज के युग में इनके औचित्य को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वहीं अगला प्रश्न जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है एडम स्मिथ के सहजवाद और आशावाद के विचारों को संक्षेप में बताइए, समझाइए। ये भी बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है। तो इस प्रकार से ये इकोनॉमिक्स बीए सेकंड ईयर 3rd सेमेस्टर का मॉडल पेपर मैंने डिस्कस किया, जिसके माध्यम से आप लोगों के बहुत सारे प्रश्नों को एक प्रकार से मैंने बताने का प्रयास किया है। लगभग 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताया, जो कि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप कुछ मात्रा में जो बातें जाने हैं उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। एक रिवीजन, और एक प्रकार से एक मैं रिवीजन क्लास दूंगा आप लोगों को, तो परेशान नहीं होना है उसके लिए। ठीक है, एक रिवीजन क्लास आप लोगों को मैं देने का प्रयास करूंगा जल्द ही। ठीक है, महासंग्राम रिवीजन क्लास, और बाकी मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे। तो एक प्रकार से आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती रहेंगी। ठीक है, और आपको बता दूं कि पंच परमेश्वर कहानी जो मुंशी प्रेमचंद जी की है, ये कहानी आज रात के 7 बजे से लाइव हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर ही। सारांश और समीक्षा दोनों बताने का प्रयास किया गया हिंदी गद्य साहित्य में बीए 3rd सेमेस्टर के लिए। यहाँ से लगभग 5 नंबर का प्रश्न हमेशा आता है, 10 नंबर का भी आ सकता है। तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। और मुंशी एक प्रकार से जो एक उपन्यास एक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है वृंदावन लाल वर्मा का, उस उपन्यास के बारे में भी मैंने आपको बताया है, तो आप लोगों ने उसको भी पढ़ा होगा, देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, झांसी की रानी उपन्यास।
प्राचीन इतिहास का मॉडल पेपर हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। जियोग्राफी का, सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर हो चुका है, पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर हो चुका है। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, ये सभी मॉडल पेपर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो लिखित का मॉडल पेपर मैं सभी प्रश्नों, सभी सब्जेक्ट करवा दूंगा। उसके बाद में फिर आपकी ऑब्जेक्टिव शुरू करने वाला हूँ। तो अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव लगी तो आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जिसकी भी परीक्षा लगी है आप उसको बताने का प्रयास करेंगे, उसी हिसाब से मैं पढ़ाई करवाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को गुड नाइट। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को। ओके, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।